motion of a charged particle, motion of a charged particle in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां बहुत सारे केसेस बनते हैं। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर कर रहा है, थीटा 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री एंटर कर रहा है, या किसी डिफरेंट एंगल पे एंटर कर रहा है बच्चों। तो हर एक केस जो है हम डिफरेंटली डील करेंगे। तो यहां पर केस 1 क्या है? केस 1 है when charged particles enters at an angle theta equal to 0 degree और 180 degree with magnetic field, 0 डिग्री या 180 डिग्री with magnetic field, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। तो उसमें देखिए चार्ज पार्टिकल का मोशन या ट्रैजेक्टरी कैसे होने वाली है। तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चार्ज पार्टिकल Q है जिसकी वेलोसिटी V है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल एंटर करता है। तो आप ये बात जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है Q V क्रॉस B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल है, तो ये फोर्स 0 लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल पे किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। फोर्स 0 है तो यहां हम बोलेंगे चार्ज्ड पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड। चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड भाग जाएगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन महसूस नहीं करेगा। परफेक्ट है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो BQV साइन थीटा फोर्स का फॉर्मूला होता है। थीटा 90 पे फोर्स मैक्सिमम होगा, तो फोर्स तो मैक्सिमम होगा, बट अब इस फोर्स में जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, वो किस पाथ में मूव करेगा, हमें ये देखना है। देखिए अब हम केस 2 देखते हैं। यहां पर केस 2 में आपका थीटा 90 डिग्री है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, देखिए अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो क्या होने वाला है, देखिए ठीक है। अब देखिए तो अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, Q चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से, तो एक बात याद रखिएगा कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, फोर्स होता है Q V क्रॉस P। फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस P। और वेलोसिटी, फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगती है, राइट हैंड की फिंगर्स को V से B तक कर्ल करिए, फोर्स आ जाएगा ऊपर को, है ना। ये फोर्स एक कमाल का फोर्स है। ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन 0 होता है। अगर वर्क डन 0 है, हम पहले जान चुके हैं ये बात, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। तो अलग सी बात आ गई। अब फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन पार्टिकल की स्पीड नहीं चेंज हो रही है। तो अब फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है बट स्पीड चेंज नहीं कर रहा। ये कमाल की बात हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो एग्जाम्पल याद रखिए, ऐसा हमने सर्कुलर मोशन में भी तो पढ़ा हुआ है कि हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की जो इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी सेम स्पीड से घूम सकती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी सेम स्पीड से घूम सकती है, तो उसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे वेरिएबल होती है बट स्पीड कांस्टेंट होती है। तो अगर एक्सेलरेशन हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे केस में पाथ सर्कुलर हो सकता है और सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है, वेलोसिटी डायरेक्शन बदलने की वजह से ज़बरदस्त तरीके से वेरिएबल होती है।
तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल का पाथ है ना वो एक सर्कल बन जाता है। अब इस बात का जस्टिफिकेशन मैं आपको देता हूं। अब आप अगर पूछेंगे सर सर्कल कैसे बन रहा है, तो ये याद रखिए कि अगर कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहती है तो उसे एक फोर्स की आवश्यकता होती है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, फोर्स इधर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स इधर आ रहा है। तो हर समय पर जो फोर्स आ रहा है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। एट ऑल टाइम्स फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो चलिए यहां से क्विकली हम बस फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अगर हम इस केस में मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख देते हैं तो बी क्यू वी साइन 90 इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस सर्कल की जो रेडियस बनेगी वो होगी एम वी बाय बी क्यू। एम वी को दुनिया मोमेंटम बोलती है तो स्मॉल p से डिनोट किया। तो इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो p अपॉन बी क्यू है, मोमेंटम पे डिपेंडेंट है, q पे डिपेंडेंट है चार्ज पार्टिकल की, और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है उस पर भी तो डिपेंडेंट है। हाँ ठीक है। अब देखिए ये याद रखिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m से भी निकाला जा सकता है। तो यहां से जो मोमेंटम है वो आता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और याद रखिए वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन QV भी होता है। तो मोमेंटम के दो नए फॉर्मूले आ गए। तो यहां से रेडियस के फिर अब हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस p बाई बी क्यू हो सकती है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई बी क्यू हो सकती है, और ये √2m इंटू क्यू इंटू पोटेंशियल बाई बी क्यू हो सकती है। इस पे एक सवाल करेंगे अभी, उससे पहले थोड़े से फॉर्मूले और कर लें। तो रेडियस हमने कर लिया, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो जो सर्कुलर पाथ बनाता है उसकी रेडियस के ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, चार्ज पार्टिकल को सर्कल बनाने में टाइम कितना लगता है वो और देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड होता है 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड। रेडियस की जगह हम पुट करने वाले हैं mv डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो यहां से टाइम पीरियड आ रहा है 2v, पहले से ही था इधर, है ना। तो v से v काट देते हैं अगर हम, तो टाइम पीरियड आने वाला है यहां पर हमारा 2πm डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो ये हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। एक बड़ी शानदार सी बात है यहां पर कि टाइम पीरियड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के इंडिपेंडेंट है ना। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब सर्कल छोटा बने या बड़ा बने, हर बार उतने ही टाइम में सर्कल कंप्लीट होने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका यूज करेंगे हम, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे एक पार्टिकल एक्सेलरेटर डिजाइन करने में जिसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगी, आप खुद करेंगे। अगर ओमेगा निकालना है तो वो 2π/T होगा। काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एनीवेज 0 होने वाला है। तो हमने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। सर्कुलर पाथ होता है, जो रेडियस बनती है उसके ये फॉर्मूले हैं, और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ये होता है सर्कल बनाने का, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा हमने देखा बच्चों, राइट। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल वाला। ठीक है, चलिए। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन and alpha particle having same kinetic energy enter perpendicular to a magnetic field. Enter perpendicular to a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड B है, वही करना है आपको। चलिए छोड़िए ना, इंग्लिश क्यों लिखे।
सर्कुलर पाथ जो प्रोटॉन बनाएगा और जो ड्यूट्रॉन बनाएगा और जो अल्फा पार्टिकल बनाएगा उसकी रेडियस का रेशियो बताना है। फाइंड दी रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। कौन कौन? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे उनकी रेडियस का रेशियो बताना है। तो इजी सवाल है, देखिए पहले तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की जन्मपत्री लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, मास और चार्ज, मास और चार्ज। मास m मानते हैं तो इसका चार्ज q, ड्यूट्रॉन का मास 2m, चार्ज q, अल्फा पार्टिकल का मास 4m एंड एनीवेज चार्ज 2q होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर फॉर्मूले में पुट करते हैं। प्रोटॉन इज टू ड्यूट्रॉन इज टू अल्फा पार्टिकल। तो यहां देखिए प्रोटॉन इज टू ड्यूट्रॉन इज टू अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन की रेडियस है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू सेम काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई बी क्यू। ड्यूट्रॉन में जो चेंज आया है वो पुट करिए, मास 2 गुना हो रहा है, ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में सेम दे रखी है, चार्ज सेम ही होता है ड्यूट्रॉन पे, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ठीक है, ये होता है 1,1H, ये होता है 2/1H, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल के लिए देखिए 2 टाइम्स मास 4 गुना करते हुए मत भूलिएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम बोलिए क्वेश्चन में, चार्ज 2 गुना बोला गया है, बोला गया है तो बोला गया है। ठीक है, वही पुट करना है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, अब m और 2 और BQ, m 2 और BQ, m 2 और BQ, रेशियो क्या बना, यहाँ 1 बचा, यहाँ सिर्फ √2 बच रहा है और यहाँ कुछ लग रहा है मुझे 4/2 यानी 1, √4 2 के बराबर है, 2/2 1 है। एनीवेज आप समझ रहे होंगे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। अगला सवाल भी आप समझ चुके हैं क्या है, ये नोट कर लीजिए प्लीज, फिर अगला सवाल जल्दी से करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी हटा दीजिए, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस कर दीजिए, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल अगर दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो उनके जो सर्कुलर पाथ बनने वाले हैं उनकी रेडियाई कंपेयर करनी है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, प्रोटॉन इज टू ड्यूट्रॉन इज टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो प्रोटॉन हो गया हमारा वही 2m, अब काइनेटिक एनर्जी QV बन जाएगा डिवाइडेड बाई BQ। देखिए ड्यूट्रॉन का मास 2 गुना होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल बोला ही सेम है, अपॉन BQ। अल्फा पार्टिकल का ध्यान रखना है आपको, 2 टाइम्स मास 4 गुना, चार्ज 2 गुना इंटू V अपॉन B इंटू अगेन चार्ज 2 गुना। चलिए काटा पीटी करते हैं यहाँ पर, 2mQVBQ, 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 क्या बचा 1, इधर क्या बचा √2, उधर क्या बचा फिर से √2। ठीक है, 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, एक रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब प्लीज नोट करिए जरा जल्दी से। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, डेविएशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, डेविएशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का डेविएशन क्या होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लीजिए एक रीजन है, ये एक रीजन है, यहां एक समहाउ हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसमें एक चार्ज पार्टिकल Q V0 वेलोसिटी से, V0 स्पीड से एंटर कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, चार्ज पार्टिकल का मास m है, तो आपको पता है कि अगर ये सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करना है। अब हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन तक अवेलेबल ही ना हो कि पूरा सर्कल बन पाए, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर पहला केस ये है कि जितना रीजन आपके पास अवेलेबल है ना, ये रीजन,
वो जो इस चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ बनना चाहिए उससे कम है। तो जो d है वो रेडियस जो बननी चाहिए उससे कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा आर्क की तरह, है ना, एक आर्क में मूव करेगा ऐसे, और अल्टीमेटली सेम स्पीड से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड तो चेंज नहीं होती। देखिए स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी वेरिएबल हो रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, आज अगर ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड होती तो हो सकता है कि पूरा सर्कल बन रहा होता। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा से बाहर निकल रहा है। परफेक्ट बात है बच्चों, v नॉट स्पीड से एंटर कर रहा है, v नॉट स्पीड से ही बाहर निकल रहा है। मान लीजिए जो ये सर्कल बनता, ये सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, और ये मान लीजिए जो सर्कल बनता उसका एक्सक्यूज मी, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ओ पॉइंट। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो ऐसे केस में याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज पार्टिकल का डेविएशन क्या होगा, ये 90 है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ट्राइंगल में। तो अगर आपसे पूछा जाए डेविएशन क्या है, तो यहां पर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो डेविएशन अगर आपको निकालना है, मतलब कितने एंगल से घूम गया, डेविएट हो गया, तो यहां पर आंसर होता है थीटा इज साइन इनवर्स डी बाय आर। बट ये याद रखिए, यहां पर कंडीशन ये है कि जो डी डिस्टेंस है, जितने रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहां पर रेडियस से कम ही होनी चाहिए, इक्वल या उससे ज्यादा होने पे केस फिर कुछ और हो जाता है। ठीक है, एक बात। अच्छा, एक तरीका और भी है कि अगर आपको डेविएशन निकालना हो तो आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि कितने समय तक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, कितने समय तक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, अगर आपको ये बता दिया जाए तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल कवर्ड बाय टाइम टेकन, तो थीटा हो गया ओमेगा टी, और ओमेगा होता है आप जानते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। कैपिटल टी अगर पूरा सर्कल बनता तो उसका टाइम है, हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि पूरा टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो यहाँ से जो थीटा आ रहा है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई एम बाई बी क्यू इंटू स्मॉल टी आ रहा है। तो यहाँ से डेविएशन आ सकता है बी क्यू बाई एम। एवरीथिंग इज नोन, क्यू पता है आपको, स्मॉल एम पता है आपको, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, कितनी देर तक पार्टिकल हवा में मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये आपका, अगर आपसे बाद में पूछा जाए कि आपको क्या लग रहा है जो पी पॉइंट पे वेलोसिटी है वो क्या है, हाँ तो कोई बात नहीं है, पी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो स्पीड वी नॉट ही है, बट पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हैं, थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हैं, जहां से भी आप थीटा इजीली निकाल पाएं आप कैलकुलेट करके पुट कर दीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, इस दौरान काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव हुआ होगा, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदलती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक केस 2 देख लेते हैं, जिसमें जो ये डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो रेडियस बनने वाली है चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ बनाने वाला है, उसकी रेडियस के इक्वल है जस्ट, या थोड़ी सी ज्यादा है। तो केस 2 में डेविएशन देखिए क्या होगा। सपोजिटली अगर हम एक केस 2 लेते हैं, और वो ये है कि जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समहाउ प्रेजेंट है, वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस से, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस बनने वाली थी, वो जो सर्कुलर पाथ बनने वाला था उसकी रेडियस है ना, उससे ज़्यादा है। अभी जो डी डिस्टेंस है ये मान लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस है। तो ऐसे केस में पता है क्या होता है, ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल क्यू कुछ वेलोसिटी से एंटर करता है, सेमी सर्कुलर पाथ बना के वापस चला जाता है। अगर जस्ट रेडियस के बराबर है तो हम ऐसे मानते हैं कि ग्रेस करता हुआ चला जाता है, और अगर ज़्यादा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि इधर से ऐसे गया तो इधर से बाहर निकल गया सेम स्पीड से, ऑब्वियसली वेलोसिटी बस ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, तो इस केस में डेविएशन फिक्स्ड रहता है 180 डिग्री के बराबर। अगर जितने रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है वो उस जो सर्कल बनने वाला है उसकी रेडियस के जस्ट बराबर या उससे ज्यादा है, तो चार्ज पार्टिकल का डेविएशन सीधा 180 डिग्री होता है, इसमें कोई और एक्सेप्शन नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट करिए। अब इस पे एक अलग सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए थोड़ा हटके है। मान लीजिए एक रीजन है बहुत इजी क्वेश्चन, बट देखने में मुश्किल लगता है।
इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है कुछ एंगल पे, ठीक है। लेट दिस एंगल बी अल्फा, और ऐसे घूमता है, किसी आर्क में ही घूमेगा। आपको ये बात तो पता है कि जब ये जाएगा तो कोई पाथ सर्कुलर ही होने वाला है, एक सर्कुलर आर्क ही होने वाला है वो, और वो ऐसे सर्कुलर आर्क बना के फिर ऐसे एक बीटा एंगल से बाहर निकल जाता है। एनीवेज स्पीड सेम होने वाली है एंटर करने की और बाहर जाने की, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट से एंटर कर रहा है और बी पॉइंट से बाहर निकल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप बी मान सकते हैं, और चार्ज पार्टिकल का मास m और चार्ज q मान सकते हैं। चार्ज q है और एनीवेज मास m है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है एक पहला रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आपको क्या लग रहा है कि अल्फा और बीटा सेम होंगे, अल्फा बड़ा होगा बीटा से, बीटा बड़ा होगा अल्फा से, या कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला पार्ट है कि रिलेशन बताइए अल्फा एंड बीटा में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा बता दीजिए। दूसरा पार्ट है कि टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कितना समय स्पेंड हुआ है वो बताना है। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। चलिए दो ही पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और ए से बी तक की दूरी निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं वैसे तो। चलिए तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। अब सुनिए, एनीवेज अगर ये सर्कल पूरा कंप्लीट होने का मौका मिलता तो कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होता। ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, और OA और OB दोनों ही रेडियस हो गए, कोई दो राय नहीं है। ये बीटा, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस बीटा, और ये भी हाँ बिल्कुल, ये 90 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा। ट्रायंगल में बेसिक 10th क्लास में आपने पढ़ा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो पहले पार्ट का अगर हम आंसर बोलें तो हम बोलेंगे CB इज इक्वल टू CA, तो इनके जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी सेम होंगे। तो 90 माइनस बीटा इज एनीवेज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल आने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। दूसरा केस है, आपको क्या लग रहा है कितना टाइम स्पेंड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में? तो सुनिए, इस ट्रायंगल में ये 90 हो गया, ये 90 माइनस बीटा है तो ये बीटा हो गया, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा हो गया। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो अल्फा प्लस बीटा हो रहा है, और अल्फा और बीटा इक्वल है, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो हो रहा है 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा इक्वल है। अब यूनिटरी मेथड खेलेंगे। देखिए, सेंटर पे जब पूरा एंगल 2 पाई स्पेंड होता है, सबटेंड होता है, तब टाइम पीरियड लगता है कैपिटल T, है ना, टाइम पीरियड होता है कैपिटल T। जब सेंटर पे एंगल 2 अल्फा है तो बताइए कितना टाइम लगा होगा। यहाँ यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 पाई इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू कैपिटल T। तो यहाँ से स्मॉल टी आता है अल्फा बाय पाई इंटू कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये होता था 2 पाई m डिवाइडेड बाई बी क्यू। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आपसे पूछा गया ए बी डिस्टेंस कितना है, तो कोई टेंशन नहीं है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है एम बी बाई बी क्यू। ये आपको खुद करना है। साइन थीटा, साइन बीटा, साइन अल्फा सब सेम है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ये डिस्टेंस। साइन अल्फा इस ट्रायंगल में ACD में, ट्रायंगल ACD में साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज रेडियस हो गई, तो यहाँ से AD आ गया R साइन अल्फा, और जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AD है, और AD कितना है 2R साइन अल्फा हो गया। ये रेडियस आप जानते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी प्रिसाइज में काफ़ी कुछ तगड़ी चीज़ें पूछ ली हैं इसमें, ठीक है। तो ये था बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, पैरेलल जाता है या एंटी पैरेलल जाता है तो वो अनडेविएटेड जाएगा, जैसे जा रहा है वैसे ही जाता रहेगा। अब अगर चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे एंटर करता है तो पाथ कैसा होता है वो देखने वाले हैं। तो देखिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल when it enters at an angle थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड। अब थीटा 0 और 90 के अलावा कुछ और है, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसे केस में सिनेरियो क्या है आप देख लीजिए एक बार।
अब मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, इस कंपोनेंट को v1 बोला गया v cos थीटा, और दूसरे कंपोनेंट को बोला गया v2 यानी v sin थीटा। v2 यहाँ पर v sin थीटा है, ठीक है। अब v1 की वजह से फोर्स 0 होगा क्योंकि v1 और b पैरेलल है ना, तो साइन 0 हो जाएगा। तो v1 इज पैरेलल टू b, ठीक है। सो फोर्स ऑन q v1 की वजह से 0 है, ड्यू टू v1 इक्वल्स टू 0। अब v2 की वजह से फोर्स होगा, कितना होगा? फोर्स होगा b वेलोसिटी v2 और मैग्नेटिक फील्ड में 90 है, तो b q v2 और मैग्नेटिक फील्ड में 90 है, साइन 90 है ना। तो ये आपका फोर्स आ गया v2 की वजह से। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स तो एनीवे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो यहां पर आप मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका Fm, इसे आप यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दीजिए, ठीक है। हालांकि हम डेरिवेशन स्किप कर सकते थे, बट मैंने इसलिए कराया जिससे कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहेगी इसमें, बाकियों में तो हमने स्किप करी है डेरिवेशन। तो यहाँ सर्कुलर पाथ की जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो mv²/r होगा। तो यहाँ से जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस mv2/bq होगी। अब सुनिए, तो v2 की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा याद रखिए सर्कल की एक्सिस के अलोंग होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो सर्कल इस प्लेन में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो सर्कल इस प्लेन में बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो सर्कल इस प्लेन में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ या मेरी तरफ तो इस प्लेन में बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कल की एक्सिस के अलोंग होती है। अच्छा, अब v2 की वजह से चार्ज पार्टिकल ने सर्कल बनाया और v1 की वजह से वो आगे भी जा रहा है, तो पाथ यहां पर हेलिकल हो जाता है, स्प्रिंग की तरह। यहां पर जो चार्ज पार्टिकल का पाथ है बच्चों वो हेलिकल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो पाथ यहां पर हेलिकल हो जाएगा और एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस मूव होता है उसे पिच कहा जाता है, पिच p। तो यहां पर टाइम पीरियड अगर हम देखें तो टाइम पीरियड होता है 2πr बाय स्पीड, जो सर्कल में घुमा रहा है वही वाली स्पीड लेनी है। तो यहां पर टाइम पीरियड अगेन 2πm/bq आ रहा है, काफी शानदार बात है। टाइम पीरियड सर्कुलर पाथ की रेडियस और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। रेडियस दोगुनी करने पे वेलोसिटी दोगुनी हो जाती है, या वेलोसिटी दोगुनी पे रेडियस दोगुनी हो जाती है, उनका रेशियो फिक्स रहता है, ठीक है। रेडियस और वेलोसिटी का रेशियो फिक्स रहता है। पिच क्या है? लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन टाइम पीरियड, और वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यानी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T को हम पिच कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल किसी और एंगल पे अदर देन 0 और 90 डिग्री एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ हेलिकल होता है विद अ कांस्टेंट पिच, ठीक है। अब ये याद रखिए कि अगर सपोजिटली ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्विच ऑन कर दी जाए, तो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन मिलने लगेगा, तो फिर उसका पिच कांस्टेंट नहीं रहेगा, बस यही फर्क होगा। जैसे पहला पिच इतना है अगर, तो अगला फिर ऐसा हो जाएगा, फिर अगला ऐसा हो जाएगा, फिर अगला ऐसा हो जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड में कम डिस्टेंस मूव होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी जाएगी, तो जो v cos थीटा v1 है वो भी इंक्रीज होने लगेगी, तो पाथ हेलिकल हो जाएगा विद इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। याद रखिए बच्चों, ये तो थ्योरेटिकली था कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे पाथ में जो पिच है वो वेरिएबल हो जाएगी। अभी तक पिच क्या था कि चार्ज पार्टिकल एक टाइम पीरियड में कितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है। जैसे कि हम स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर को एक पूरा डिस्क को एक बार एक रोटेशन देते हैं तो वो कितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है, उसे हम बच्चों पिच बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है, उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है, कब स्ट्रेट लाइन, कब सर्कुलर, कब हेलिकल। एक केस छोटा सा और होता है कि अगर एक रीजन ऐसा हो जहां मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, तो वहां क्या होगा, तो उसको बोला जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? अगर एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती हैं, तो वहां चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्सेस लगते हैं और दोनों का नेट रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो उसे लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स।
और ये हो जाएगा हमारा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये होता है हमारा Q V क्रॉस P। ठीक है, तो यहां पर अगर हम Q कॉमन ले लेते हैं तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस V क्रॉस P। इसका ना हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं बच्चों। तो इस लॉरेंट्ज फोर्स का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वेलोसिटी सेलेक्टर, वो देख लेते हैं क्विकली क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी हमें वेलोसिटी नहीं पता है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा डिवाइस बना रखा है जिसको हम वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। देखिए कैसे, यहाँ दो प्लेट्स होती हैं और ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। कैपेसिटर की प्लेट्स मान सकते हैं। यहाँ हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समहाउ क्रिएट की हुई है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब अगर इस रीजन से कोई चार्ज पार्टिकल गुजरता है तो उसे दोनों फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक खिड़की बना दी। यहां पर हमने एक खिड़की बना दी है। ठीक है, ये खिड़की बना दी। मान लीजिए कि हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया Q1, ये कुछ वेलोसिटी से आ रहा है अंदर, मान लीजिए v वेलोसिटी से या v1 वेलोसिटी से। ठीक है, अब इस पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। कौन सा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव प्लेट की तरफ लगेगा, तो वो हो गया QE, Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स राइट, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब यहां पर ना, अब v मान लीजिए वेलोसिटी को। अब यहां पर तीन पॉसिबल केसेस हैं। पहला केस कि हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इसको डोमिनेट कर जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, यानी QVB sin 90 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। अगर QE से ज्यादा हो जाए यानी वेलोसिटी E/B से ज्यादा हो जाए, तब ऐसे केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होने पे चार्ज पार्टिकल इधर को बेंड होगा, और ऐसा तब होगा जब वेलोसिटी E/B से ज्यादा हो, है ना। परफेक्ट है। एक दूसरा केस और भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम है, यानी BQV QE से कम है, यानी वेलोसिटी E/B से कम है, तो ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल इधर को बेंड होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस समहाउ बराबर हों मैग्नीट्यूड में, केस 3, अब अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हों, यानी BQV और QE इक्वल हों, यानी वेलोसिटी अगर E/B के बराबर हो, तो ऐसा चार्ज पार्टिकल में दोनों फोर्स नलिफाई करेंगे और वो अनडेविएटेड चला जाएगा और वो इस खिड़की से बाहर निकलेगा। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी E/B के बराबर है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स अगर आपने पास कराए 1000 पार्टिकल, तो जितने पार्टिकल सीधा इस विंडो से बाहर मिले आपको, उन सबकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है बच्चों। ठीक है, इसी को हम वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं बच्चों। ठीक है, नोट करिए बच्चों।